नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित कुमार जैन कोटा के ईयर पॉइंट स्कूल की तरफ से क्लास 10th के लिए ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करने जा रहा हूँ। मेरा जो सब्जेक्ट है वो है साइंस और मैं क्लास 10th की साइंस की बुक की चैप्टर नंबर 2 जो है ह्यूमन सिस्टम, उसका ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ। ये जो चैप्टर है ह्यूमन सिस्टम, ये बेसिकली 6 मार्क्स अकॉर्डिंग टू बोर्ड ऑक्यूपाई करता है। यानी कि जो 80 मार्क्स का जो रिटन पेपर होता है, उस 80 मार्क्स के अंदर 6 मार्क केवल और केवल इस चैप्टर से के क्वेश्चंस इस चैप्टर से आते हैं, जो कि कौन सा है, ह्यूमन सिस्टम। और यही सबसे मेन चैप्टर भी है इस बुक के अकॉर्डिंग, क्योंकि सबसे लेंथी चैप्टर और सबसे ज्यादा मार्क्स ऑक्यूपाई करने वाला चैप्टर यही है। तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं ह्यूमन सिस्टम, क्लास 10th की बुक का चैप्टर नंबर 2, मानव तंत्र। ठीक, ह्यूमन सिस्टम। वैसे तो सब जानते हैं कि ये जो ह्यूमन बॉडी है वो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स अर्थ पर प्रेजेंट है, इन सब के अंदर वन ऑफ द कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ह्यूमन बॉडी जो है, ह्यूमन बॉडी इज वन ऑफ द कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑन अर्थ। कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर मतलब जैसे हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, तो सबको पता है कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो सेल से मिलकर के बने हुए। ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप of basic fundamental unit of life called cell। तो ये तो सबको पता है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स अर्थ पर प्रेजेंट है वो सेल से मिलकर के बने हुए हैं। इट मींस सेल जो हो गया सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का लिविंग बेस। विदाउट सेल किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का हम इमेजिनेशन नहीं कर सकते। अब यहीं से हम बात करें तो जो लिविंग बॉडीज का लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो केवल और केवल सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ही रहता। जैसे हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं, अमीबा, पैरामीशियम, लेकिन केवल यही नहीं, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स भी अर्थ पर प्रेजेंट है। जैसे अर्थवर्म है, काऊ है, डॉग है, जिराफ है, लायन है। वैसे ही ह्यूमन बीइंग्स जो है वो भी वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे अगर हम उनके लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो एक लाइन जो यहाँ लिखने जा रहा हूँ वो सबने पढ़ रखी है। जैसे सेल, इससे यूनाइट होकर के बनता है टिश्यू, फिर टिश्यू से यूनाइट होकर के बनता है एक ऑर्गन, और ऑर्गन से यूनाइट होकर के बनते हैं ऑर्गन सिस्टम। और वैसे ही जब बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम यूनाइट होता है एक साथ, तब जाकर के फॉर्मेशन होता है एक ऑर्गेनिज्म का, एक लिविंग बॉडी का। तो ह्यूमन बॉडी जो है वो केवल सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ही शो नहीं करती, केवल टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ही शो नहीं करती, केवल ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ही शो नहीं करती, वो शो करती है क्या, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और तब जाकर के बनती है ह्यूमन बॉडी। बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलकर एक ह्यूमन बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं, और उन्हीं सब ऑर्गन सिस्टम की हम यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं, इस चैप्टर के अंदर स्टडी करने जा रहे हैं।
कौन कौन से है वो ऑर्गन सिस्टम, एक बार नाम देख लेते हैं उनका। सिक्वेंशियल नाम बता रहा हूं मैं आप लोगों को, सीक्वेंस के अंदर ज्यादा याद करने में भी आसानी होगी, और सीक्वेंस क्यों ऐसा ही है उसको भी मैं आप लोगों को कनेक्ट करवाता हूं। सबसे नंबर 1 जो है, पहले नंबर पे जो आता है वो है डाइजेस्टिव सिस्टम, फिर है रेस्पिरेटरी सिस्टम, फिर है सर्कुलेटरी सिस्टम, फिर है एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड एक है सबसे मेन तो नहीं बोल सकते, सारे ही मेन है, बट सबसे ज्यादा रोल अगर हम बोले तो ये प्ले करता है बॉडी मेंटेनेंस के लिए, बॉडी बैलेंस के लिए, बॉडी कंट्रोल करने के लिए, जो कि है नर्वस सिस्टम। अब इनका यही सीक्वेंस जो कि क्या है, नंबर 1 डाइजेस्टिव सिस्टम, सेकंड रेस्पिरेटरी सिस्टम, थर्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, फोर्थ एक्सक्रीटरी सिस्टम, फिफ्थ रिप्रोडक्टिव सिस्टम और सिक्स्थ नर्वस सिस्टम। इसे सीक्वेंस के अंदर हम एक एक सिस्टम को क्या करेंगे, डीपली स्टडी करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं ये सीक्वेंस ऐसा ही क्यों होता है। अब मैंने अभी कहा था कि बॉडी को कंट्रोल करने का काम नर्वस सिस्टम करता है पूरी तरह से, लेकिन फिर भी मैं इसको सबसे लास्ट में डाल रहा हूँ, सबसे पहले मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम डाला है। ऐसा क्यों, तो उसी चीज को हम यहाँ पे थोड़ा क्लैरिफाई करते हैं। बात करें किसी भी लिविंग बॉडी की, चाहे वो यूनिसेलुलर हो चाहे मल्टीसेलुलर हो, कोई सा भी हो, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स अर्थ पर प्रेजेंट है, उन सबको अपनी लाइफ को परफॉर्म करने के लिए, अपनी लिविंग एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है, एनर्जी की। किसकी रिक्वायरमेंट होती है, एनर्जी की। विदाउट एनर्जी कोई भी लिविंग बॉडी परफॉर्म अपनी एक्टिविटीज को परफॉर्म नहीं कर सकती। किसके बिना, एनर्जी के बिना। वो एनर्जी हमें कहां से मिलता है, कहां से मिलती है, फूड से। वो एनर्जी कहां से मिलती है हमें, फूड से। यानी कि अगर खाना खाएंगे तभी हमारी बॉडी काम करने की क्षमता दर्शा पाएगी। जैसे अगर मैं बात करूं, सबका कोई ना कोई टाइम फिक्स होता है खाना खाने का, अगर उस टाइम पर हमें खाना ना मिले तो क्या लेजीनेस, थोड़ी सुस्ती सी, आलस सा और बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन सा आना शुरू हो जाता है ना, कोई काम करने का मन नहीं करता। लेकिन जैसे ही हमने खाना खा लिया, कोई सोर्स ऑफ एनर्जी हमने ऑब्टेन की, गेन की, तो हमारे अंदर नई एनर्जी आना शुरू हो जाती है, नई पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो होना शुरू हो जाता है, जिससे हम क्या करते हैं, किसी भी तरह के काम को करना शुरू कर देते हैं। तो इसीलिए सबसे पहले एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहेगी, और उस फूड से एनर्जी प्राप्त करवाने का काम जो हमारी बॉडी के अंदर सिस्टम कर रहा है, वो सिस्टम कौन सा है, डाइजेस्टिव सिस्टम। इसीलिए इसको हम सबसे पहले स्टडी करते हैं। इट मींस किसके ऊपर वर्क करता है, डायरेक्टली फूड पर, या हम बोल सकते हैं न्यूट्रिशन पर। किस पे वर्क करता है, जो हमने फूड ऑब्टेन किया है, जो हमने न्यूट्रिशन ऑब्टेन किया है, उस पर ये वर्क करता है। अब इसके बाद में जो हम पढ़ेंगे वो कौन सा है, रेस्पिरेटरी सिस्टम। यहाँ पे अभी मैं थोड़ा बेसिक नॉर्मल बता रहा हूँ, इसके बाद में हम डीपली इनको स्टडी करना स्टार्ट करेंगे। सेकंड नंबर पे जो है वो कौन सा है, रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब डाइजेस्टिव सिस्टम में तो क्या होता है, ये किस पे वर्क करता है, न्यूट्रिशन पे। जो न्यूट्रिशन लिविंग बॉडी, लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी कि ह्यूमन बीइंग्स बाहर से ऑब्टेन करते हैं, वो किस फॉर्म में होता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। किस फॉर्म में होता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। कॉम्प्लेक्स फॉर्म जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ये सारे के सारे किस फॉर्म में मिलते हैं हमें, कॉम्प्लेक्स फॉर्म के अंदर मिलते हैं। लेकिन इन सबको सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम यानी कि जो भी फूड हमने ऑब्टेन किया है, उस फूड को सिंपलर फॉर्म में, ग्लूकोज की फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर एक गैस, मेन गैस
जो प्रेजेंट होती है, कौन सी, जो इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए हमारी बॉडी के अंदर, कौन सी, ऑक्सीजन। ये क्या करती है, उस कॉम्प्लेक्स फॉर्म को सिंपल शुगर या हम बोले ग्लूकोज की फॉर्म में कन्वर्ट करवाने का काम करती है, ताकि हमारी बॉडी को क्या मिल सके, एनर्जी मिल सके, या मैं कहूँ सॉरी, उस ग्लूकोज को एटीपी में कन्वर्ट करने का काम करती है। वो सिंपल बोल दे तो उस ग्लूकोज को एटीपी एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम करती है, ताकि हमारी बॉडी क्या कर सके, सही तरह से काम कर सके। तो ये ऑक्सीजन क्या कर रही है, उस कॉम्प्लेक्स फॉर्म को सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर रही है। तो डाइजेस्टिव के बाद में कौन सा सिस्टम काम कर रहा है, रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब नंबर थर्ड, सर्कुलेटरी सिस्टम। इसके अंदर प्रेजेंट होता है क्या, ब्लड। इसमें क्या प्रेजेंट होता है, ब्लड। अब ब्लड का अगर हम काम देखें तो ब्लड का केवल काम यही नहीं कि हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करे, बॉडी की हर एक सेल तक न्यूट्रिशन अवेलेबल करवाए। ब्लड का काम ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस भी तो होता है हमारी बॉडी के अंदर। तो जो भी हमने रेस्पिरेटरी ऑर्गन से ऑक्सीजन को इनहेल किया है, एल्वियोली तक लंग्स के अंदर पहुंचाया है, वहां से ये ब्लड ही क्या करता है, इस ऑक्सीजन को फर्दर सेल्स तक पहुंचाने का काम करता है, ताकि उस ग्लूकोज को एटीपी में कन्वर्ट किया जा सके, जिससे हमें एटीपी फॉर्म में एनर्जी मिल सके। तो तीनों के तीनों एक दूसरे से कनेक्ट है या नहीं है। फूड ऑब्टेन किया, उस ग्लूकोज को एटीपी में कन्वर्ट किया, किसने, रेस्पिरेटरी में, ऑक्सीजन ने। फिर इस ऑक्सीजन को पहले किसने फ्लो करवाया आगे, सर्कुलेटरी सिस्टम ने। इसके बाद में एक्सक्रीशन, क्या किया हमने, खाना खाया, बॉडी के अंदर सर्कुलेट हो गया, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट होकर अब बना कुछ ना कुछ वेस्ट मटेरियल, एक्सक्रीटा, फीकल मैटर जिसको हम बोलते हैं, जिसे क्या करना होता है, बॉडी से बाहर रिलीज करवाना होता है। तो इसके बाद में कौन सा, एक्सक्रीशन, यानी कि रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल। खाना खा लिया, ऑक्सीजन ऑब्टेन करके सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट किया, कन्वर्ट करवाने के लिए जरूरत पड़ी ब्लड की, कन्वर्ट होने के बाद बना वेस्ट मटेरियल जिसको एक्सक्रीट आउट किया हमने, ठीक है। तो ये चारों के चारों क्या है, एक दूसरे से कनेक्टेड है या नहीं, एक दूसरे से लिंक्ड है या नहीं है। फिर है इसके बाद में रिप्रोडक्टिव सिस्टम, नंबर 5 रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इट मींस अपने जैसे इंडिविजुअल को रिप्रोड्यूस करना, उनको बर्थ देना। एक्चुअली ये इन चारों से कनेक्टेड तो नहीं है, लिंक्ड तो नहीं है, लेकिन रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है, अपने जैसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को रिप्रोड्यूस करना, टू गिव बर्थ ऑफ देयर ओन काइंड, ताकि हम हमारी एग्जिस्टेंस को क्या कर सके, इस अर्थ के ऊपर बनाए रख सके। अब उसके लिए भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट तो रहेगी, विदाउट एनर्जी जो रिप्रोडक्टिव सेल्स है वो काम नहीं कर पाएगी, तो उसके लिए भी डाइजेशन की रिक्वायरमेंट रही थी, इसीलिए इसको क्या रखा हमने टॉप पर। अब नंबर 6 नर्वस सिस्टम। अभी मैंने कहा था कि सबसे पहले नर्वस सिस्टम जो है वो क्या करता है, बॉडी को कंट्रोल करने का काम करता है, लेकिन नर्वस सिस्टम जिन सेल्स से मिलकर के बना हुआ है, उन सेल्स को भी तो एनर्जी चाहिए यहाँ पे काम करने के लिए, उन सेल्स को भी तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। विदाउट एनर्जी सेल्स भी तो काम नहीं करेगी नर्वस सिस्टम की। तो इसके लिए भी सबसे पहले किसकी बात करेंगे हम, डाइजेस्टिव सिस्टम की। जब डाइजेशन किया, एनर्जी मिली, तब जाकर के बाकी अदर सिस्टम क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो इसी तरह से क्या कर रहे हैं, सिस्टम एक दूसरे से लिंक्ड है, कनेक्टेड है, और इसी सीक्वेंस में हम इस चैप्टर को आगे स्टडी करने वाले हैं। सबसे पहले अब मैं डीप में स्टार्ट करूंगा डाइजेस्टिव सिस्टम को, तो जुड़े रहिए साथ में। तो अब हम बात करते हैं, सबसे पहला सिस्टम जो है डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी डाइजेशन एंड डाइजेस्टिव सिस्टम की अब हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं डाइजेशन की, कि व्हाट डू यू मीन बाय डाइजेशन। डाइजेशन का मतलब क्या, व्हाट डू वी मीन बाय डाइजेशन, या हिंदी में इसको बोलते हैं पाचन। इससे हम क्या समझते हैं, डाइजेशन। अभी हमने बात किया कि ये जो सिस्टम है वो किस पे वर्क करता है, न्यूट्रिशन पर। किस पर वर्क करता है, फूड पर, जो कि हमें कहां से मिल रहा है, बाहर से। क्योंकि मोड ऑफ न्यूट्रिशन अगर हम देखें तो ऑब्टेन करने के बेसिस पे दो होते हैं, नंबर 1 ऑटोट्रॉप, सेकंड हेटेरोट्रॉप। ऑटोट्रॉप जो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, हेटेरोट्रॉप जो बाहर से ऑब्टेन करते हैं। हम किसके अंदर प्रेजेंट है, हेटेरोट्रॉप में। हम हमारा फूड खुद से बना नहीं सकते। इट मींस जो फूड हम बाहर से ले रहे हैं वो किस फॉर्म में होता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म के अंदर। किस फॉर्म में होता है वो,
कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, उसी कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूड को सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करना ताकि हमारी बॉडी को काम करने के लिए एनर्जी मिल सके, इसी कंप्लीट प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डाइजेशन। उसे ही क्या बोलते हैं हम, डाइजेशन। मतलब द प्रोसेस in which complex form of food is converted into simpler form of food to provide energy to our body is known as digestion. Is known as digestion. Digestion means the process in which complex form of food is converted into simpler form of food to provide energy to our body is known as digestion। मतलब जो खाना हमने बाहर से खाया है वो किस फॉर्म में होता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। किस फॉर्म में होता है वो, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। इस कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूड को कन्वर्ट करना किसके अंदर, सिंपलर फॉर्म में। किसके अंदर, सिंपलर फॉर्म में। किसके लिए, हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए। किसके लिए, हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए। इसी कंप्लीट प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डाइजेशन। इसी कंप्लीट प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डाइजेशन। तो डाइजेशन की नीड क्या हो गई, अगर कोई सिंपल क्वेश्चन पूछ ले, व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ डाइजेशन, सिंपल आंसर बनता है इसका क्या, द नीड ऑफ डाइजेशन इज टू प्रोवाइड एनर्जी। The need of digestion is to provide energy so that our body can work easily, ताकि हमारी बॉडी आसानी से सभी काम कर सके। किस लिए नीड ऑफ डाइजेशन, नीड ऑफ डाइजेशन टू प्रोवाइड एनर्जी। किसके लिए, टू प्रोवाइड एनर्जी। एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए, ताकि हमारी बॉडी आसानी से काम कर सके। सो दैट आवर बॉडी कैन परफॉर्म ऑल काइंड ऑफ एक्टिविटीज वेरी इजीली, ताकि हमारी सभी एक्टिविटीज को आसानी से परफॉर्म कर सके और हमारे सर्वाइवल को बनाए रख सके। इसीलिए डाइजेशन की क्या हमें नीड है। तो अभी ये जो बताया सब कुछ समझ में आ गया। डाइजेशन क्या है, द प्रोसेस इन विच कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूड इज कन्वर्टेड इनटू सिंपलर फॉर्म टू प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी। वो प्रक्रिया, वो प्रोसेस जिसमें कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूड को कन्वर्ट कर देते हैं किसके अंदर, हम सिंपलर फॉर्म में। किसके अंदर, सिंपलर फॉर्म में, ताकि हमारी बॉडी को एनर्जी मिल सके। इसी कंप्लीट प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, डाइजेशन। नीड ऑफ डाइजेशन, हमारी बॉडी को एनर्जी मिल सके जिससे हमारी बॉडी आसानी से सभी एक्टिविटीज को परफॉर्म कर सके। अब हम बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की। किसकी, डाइजेस्टिव सिस्टम की। टॉपिक यही ना हमारा सबसे पहला, डाइजेशन एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। यही टॉपिक है, डाइजेशन एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। तो हमने डाइजेशन का पता कर लिया क्या है, डाइजेशन की रिक्वायरमेंट, नीड क्या है, वो हमने देख लिया। अब डाइजेस्टिव सिस्टम, क्योंकि हमने पहले ही स्टार्टिंग में इस वीडियो के देख लिया कि ह्यूमन बॉडी जो है वो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कौन सा शो करती है, कौन सा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शो करती है, ऑर्गन सिस्टम लेवल। कौन सा, ऑर्गन सिस्टम लेवल। एक ऑर्गन सिस्टम ही है, ठीक है।
ऑर्गन सिस्टम यानी कि ग्रुप ऑफ वेरियस ऑर्गन्स जिनका ओरिजिन और फंक्शन एक ही है, जो एक ही जगह से उद्भव हो, जिनका सेल्स का अरेंजमेंट एक ही तरह का हो और उनका फंक्शन भी एक ही हो, वही क्या कहलाता है, ऑर्गन सिस्टम कहलाता है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि ग्रुप ऑफ वेरियस डाइजेस्टिव ऑर्गन्स, डाइजेस्टिव सिस्टम किसको बोल सकते हैं, ग्रुप ऑफ वेरियस डाइजेस्टिव ऑर्गन्स, और साथ में कुछ ग्लैंड्स भी होती है जो डाइजेशन की प्रोसेस को कंप्लीट करवाने का काम करती है। तो ग्रुप ऑफ वेरियस डाइजेस्टिव ऑर्गन्स एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स group of various digestive organs and digestive glands assimilates मतलब जुड़ना या जुड़कर, assimilates to form a system called digestive system। तो क्या हो गई डाइजेस्टिव सिस्टम की डेफिनेशन, ग्रुप ऑफ वेरियस डाइजेस्टिव ऑर्गन्स एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स assimilates to form a system called digestive system। मतलब बहुत सारे डाइजेस्टिव ऑर्गन्स और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स जो मिलकर के क्या करती है, एक सिस्टम, एक तंत्र बनाती है जिसको हम क्या बोलते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसे हम क्या बोलते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम। तो यहां से हम डाइजेस्टिव सिस्टम को कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, यहां से डाइजेस्टिव सिस्टम को कितने पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, 2 पार्ट्स में। कौन कौन से है वो, नंबर 1 डाइजेस्टिव ऑर्गन्स, नंबर 1 कौन सा हो गया, डाइजेस्टिव ऑर्गन्स, सॉरी, या जिसको हम एलिमेंट्री कैनाल भी बोलते हैं, जिसको एलिमेंट्री कैनाल भी बोलते हैं। और नंबर 2 क्या है, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, नंबर 2 क्या है, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो डाइजेस्टिव सिस्टम को हम कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, 2 पार्ट्स में। कौन कौन से हैं, डाइजेस्टिव ऑर्गन्स या फिर एलिमेंट्री कैनाल, और सेकंड है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो अब हम बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की। डाइजेस्टिव सिस्टम अभी मैंने बताया कितने पार्ट में डिवाइड करता है उसको, 2 पार्ट्स में। इट कैन बी divided into how many parts, into 2 parts, into how many parts, into 2 parts, which are they, यहीं पे देखते हैं, नंबर 1, नंबर 2। नंबर 1 डाइजेस्टिव ऑर्गन्स, नंबर फर्स्ट कौन सा है, डाइजेस्टिव ऑर्गन्स, या जिसको हम बोल सकते हैं और क्या नाम, एलिमेंट्री कैनाल, क्या बोल सकते हैं उसको हम, एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। और सेकंड क्या है, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, नंबर 2 क्या है, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। अब डाइजेस्टिव ऑर्गन्स या एलिमेंट्री कैनाल, इसके अंदर जो जो ऑर्गन इंक्लूडेड है उनको हम सिक्वेंशियली देखते हैं, यानी कि खाना कहां से जाता है, मुंह से जाता है, ऐसा थोड़ी है यहाँ पे एक ढक्कन लगा हुआ, खोला, खाना डाल दिया, गया, हो गया बस, ऐसा थोड़ी होता है, नहीं ना। कहां से जाता है, माउथ से जाता है, फिर यहां से लेकर के फेरिंग्स, फूड पाइप या जिसको हम इसोफेगस बोलते हैं, स्टमक जहां पे आकर के स्टोर होता है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, और फिर एनस से, बॉडी से बाहर। तो एक सीक्वेंस हो गया, नहीं हो गया डाइजेस्टिव ऑर्गन्स का। एनर्जी मिलने के लिए बहुत सारे ऑर्गन्स ने मिलकर के काम किया या नहीं किया, वो कौन कौन से हैं देखते हैं सीक्वेंस में। नंबर 1 माउथ, नंबर 1 माउथ, या जिसको हम बक्कल कैविटी या फिर
ऑरल कैविटी कहकर भी सिंबलाइज कर सकते हैं। नंबर 1 माउथ, या जिसको हम बक्कल कैविटी या ऑरल कैविटी कहकर भी सिंबलाइज कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले वर्ड आता है कैविटी। इस कैविटी वर्ड को मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई करता हूँ, फिर ये दो नाम जो उनको भी बताता हूँ क्यों बोलते हैं। माउथ तो सबको कॉमन नेम पता है, बट इन नेम के पीछे रीजन बताता हूँ। कैविटी मतलब होता है सम ब्लैंक स्पेस इन बिटवीन बोन्स। बोन्स के बीच में थोड़ी सी ब्लैंक स्पेस जो प्रेजेंट है, उस ब्लैंक स्पेस को हम क्या बोलते हैं? कैविटी। तो ये ब्लैंक स्पेस ही एक तरह से देखा जाए पूरा का पूरा अंदर की तरफ, जहां पे कुछ टंग, टीथ, इन सब चीजों ने क्या कर रखा है? स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा है, बाकी तो वो ब्लैंक है। तो उनके बिना तो वही क्या है? माउथ या बक्कल कैविटी या ओरल कैविटी। और कैविटी मतलब क्या हो गया? सम ब्लैंक स्पेस इन बिटवीन बोन्स। ठीक है, बीच में थोड़ी सी जो ब्लैंक स्पेस रहती है उसको क्या बोलते हैं हम? कैविटी। ठीक है, अब माउथ को दूसरा नाम बक्कल या ओरल कैविटी क्यों बोल रहे हैं? बक्कल, बक्कल मतलब ये लेडीज लोग जो होती है वो एक हेयर बैंड का काम में रहती है ना। ये छोटी छोटी बच्चियां जो होती है स्कूल जाती है, वो क्या करती है? अपने सिर पे एक बैंड लगा कर जाती है। और कुछ बच्चे, बड़े लोग, बड़े इंसान, बड़े लोग, या कुछ वो लोग जो अपने बाल बहुत बड़े स्टाइलिश रखते हैं, लंबे लंबे, उनको मजा आता है। जैसे शुरू शुरू में MS धोनी आए थे, उनके बाल देखे थे ना कितने बड़े बड़े थे, तो उन बालों को पीछे रखने के लिए बक्कल का यूज करती है ना, एक हेयर बैंड का। तो उसका शेप कैसा होता है? कुछ इस तरह का होता है, कुछ उसका शेप कुछ इस तरह का होता है। और इस माउथ के अंदर कुछ इस तरह का अरेंजमेंट है जो फूड को सिंप्लीफाई करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? टीथ। जिसको हम क्या बोलते हैं? टीथ। तो हमारी माउथ के अंदर जो टीथ का बक्कल शेप में अरेंजमेंट है, या मेरे को इस बक्कल शेप में जो स्ट्रक्चर अंदर की तरफ दिखाई दे रहा है, इसीलिए उसको दूसरा नाम क्या दे देते हैं? बक्कल कैविटी। क्या बोल देते हैं? बक्कल कैविटी। दूसरा नाम दिया जा रहा है ओरल कैविटी। ओरल यानी कि जो भी ओपनिंग पार्ट है। तो ओपनिंग पार्ट हो गया, नहीं हो गया? ये ओपनिंग पार्ट ओपन हो रहा है ये, ठीक है। तो इसीलिए इसका दूसरा नाम क्या हो गया माउथ का? बक्कल कैविटी या फिर ओरल कैविटी। अब नंबर सेकंड है इसका एंडिंग पार्ट माउथ का, जिसको हम बोलते हैं फेरिंग्स। जिसको हम क्या बोलते हैं? फेरिंग्स। फिर इसके बाद में फूड पाइप, या जिसको ईसोफेगस के नाम से भी जाना जाता है। फूड पाइप, या जिसको ईसोफेगस के नाम से भी जाना जाता है। फिर माउथ से, फेरिंग्स से होता हुआ फूड पाइप तक पहुंचा। यहां से खाना जाता है कहां पे? जहां पे जाकर के स्टोर होता है, उस पार्ट को क्या बोलते हैं हम? स्टमक। उसे क्या बोलते हैं हम? स्टमक। फिर स्टमक के बाद में कहां पे जाता है? बिल्कुल, कहां पे? स्मॉल इंटेस्टाइन। कहां पे जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। फिर लार्ज इंटेस्टाइन। इस लार्ज इंटेस्टाइन का एक पार्ट है जिसको हम बोलते हैं रेक्टम। जिसको हम क्या बोलते हैं? रेक्टम। उस रेक्टम के अंदर जाकर के वेस्ट मटेरियल स्टोर होता है। और फिर एंडिंग पार्ट होता है इस एलिमेंट्री कैनाल का, जिसको हम बोलते हैं एनस। जिसको हम क्या बोलते हैं? एनस। वहां से वेस्ट मटेरियल बॉडी से बाहर, जिसका हमारी बॉडी में कोई काम नहीं होता। अब नंबर सेकंड है क्या? डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। डाइजेस्टिव ऑर्गन से एलिमेंट्री कैनाल तो हमने देख लिया। कौन कौन से ऑर्गन है यहाँ पे? नंबर 1 माउथ, सेकंड फेरिंग्स, नंबर 3 फूड पाइप या ईसोफेगस जिसको हम बोलते हैं, नंबर 4 स्टमक जिसको हम बोलते हैं, नंबर 5 स्मॉल इंटेस्टाइन, 6 लार्ज इंटेस्टाइन, 7 एनस। फिर डाइजेस्टिव ग्लैंड्स कौन कौन सी है वो? नंबर 1, क्योंकि डाइजेशन का काम यहां से स्टार्ट हो जाता है माउथ से स्टार्ट, तो यहाँ पर कोई ग्लैंड है या नहीं वो देखना होगा ना। बिल्कुल प्रेजेंट है, जिसका नाम क्या है? सैलिवरी ग्लैंड। जिसका क्या नाम है? सैलिवरी ग्लैंड। कुछ लोग इसको सैलिवरी ग्लैंड भी बोलते हैं, वो सबकी टंग पर डिपेंडेंट है जो प्रोनाउंसिएशन करना चाहे, सैलिवरी ग्लैंड या सलाइवरी ग्लैंड। फिर नंबर 2 लीवर, नंबर 2 लीवर, और 3 पेंक्रियास। लीवर और 3 पेंक्रियास। तो हेल्पिंग ग्लैंड्स या मैं कहूं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स कौन कौन सी हो गई? सैलिवरी ग्लैंड,
लीवर और पेंक्रियास, इन्हीं सब से मिलकर के डाइजेस्टिव सिस्टम का फॉर्मेशन होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम इट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। कौन कौन से हैं? डाइजेस्टिव ऑर्गन्स और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। डाइजेस्टिव ऑर्गन्स को और क्या बोल सकते हैं हम? एलिमेंट्री कैनाल। इस एलिमेंट्री कैनाल में इंक्लूडेड ऑर्गन्स कौन कौन से हैं? माउथ, फेरिंग्स, फूड पाइप, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और एनस। और वहीं पे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स जो मिलकर के डाइजेशन की प्रोसेस को कंप्लीट करवाने का काम कर रही है। वो ग्लैंड्स कौन कौन सी है? नंबर 1 सलाइवरी ग्लैंड, सेकंड लीवर और थर्ड पेंक्रियास। कौन कौन सी है? सलाइवरी ग्लैंड, लीवर और पेंक्रियास। अब छोटी सी बातें हैं, कुछ छोटी छोटी बता देता हूं। ये जो एलिमेंट्री कैनाल है ना, इसकी लेंथ होती है एडल्ट ह्यूमन बॉडी के अंदर 8 to 10 मीटर्स। कितनी होती है इसकी लेंथ एलिमेंट्री कैनाल की? यानी कि माउथ से लेकर के एनस तक कंप्लीट जो लेंथ है एलिमेंट्री कैनाल की कितनी है? 8 to 10 मीटर्स। कितनी है? 8 to 10 मीटर्स। वहीं पर जो सबसे बड़ा डाइजेस्टिव ऑर्गन है कौन सा है? स्मॉल इंटेस्टाइन। कौन सा है? स्मॉल इंटेस्टाइन। इसकी लेंथ होती है 6.5 मीटर्स। कितनी होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ? 6.5 मीटर्स। याद करने वाली बातें हैं। 6 मार्क्स का चैप्टर है, मैंने भी शुरू में बताया। तो 6 मार्क ही नहीं, एक 6 नंबर का क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन आता है 1 नंबर का, एक क्वेश्चन आता है 5 नंबर का, और जो 5 नंबर का क्वेश्चन होता है उसका पार्टीशन होता है 1 + 2 + 2। यानी कि एक क्वेश्चन वहां पे भी 1 नंबर का रहता है और 2 क्वेश्चन रहते हैं 2-2 नंबर के। तो 1 नंबर में लेंथ बिल्कुल याद करना जरूरी है, पूछा जा सकता है कभी कभी, याद करने में कोई बुराई नहीं है। तो एलिमेंट्री कैनाल की लेंथ कितनी है? 8 to 10 मीटर्स, जो आप लोगों को याद रखनी है। और वहीं पे स्मॉल इंटेस्टाइन की टोटल लेंथ कितनी होती है इसके अंदर? 6.5 मीटर्स। ठीक है, तो ये हो गया डाइजेस्टिव सिस्टम के 2 पार्ट्स। कौन कौन से? डाइजेस्टिव ऑर्गन्स, या जिसको हम बोल रहे हैं नंबर 1 एलिमेंट्री कैनाल, दूसरा नाम जो दे रहे हैं, और सेकंड है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। वापस देख लेते हैं डाइजेस्टिव ऑर्गन्स कौन कौन से हो गए? माउथ, फेरिंग्स, फूड पाइप, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और एनस। वहीं पे ग्लैंड्स कौन कौन सी होगी? सैलिवरी ग्लैंड, लीवर और पेंक्रियास। कौन कौन सी? सैलिवरी ग्लैंड, लीवर और पेंक्रियास। अब हम इसके आगे बात करते हैं। हाँ, तो अब हम बात करते हैं किसकी? एलिमेंट्री कैनाल की। यानी कि जो ऑर्गन्स है उन ऑर्गन्स के हम 1 by 1 बात करना स्टार्ट करेंगे, और उसका डायग्राम जो वो भी हम यहाँ पे देखने वाले हैं। एलिमेंट्री कैनाल, अगर इसको हम डिफाइन करना चाहें, इसकी अगर हम डेफिनेशन देना चाहें, तो इसकी डेफिनेशन हम किस तरह दे सकते हैं? अभी ऑर्गन्स देखे थे, बस वही तो है। और क्या डेफिनेशन बनानी है इसकी? बन सकती है क्या? बिल्कुल बन सकती है। क्या? देखते हैं इसको सिस्टमेटिकली थोड़ा सा हम किस तरह अरेंज करके डिफाइन कर सकते हैं, डेफिनेशन दे सकते हैं। देखना है, इट इज ए लॉन्ग सिलिंड्रिकल ट्यूब लाइक it is a long cylindrical tube like structure extending from, कहां से शुरू हो रहा है? एक्सटेंड होना मतलब बढ़ना। कहां से शुरू होकर बढ़ेगा? एक्सटेंडिंग फ्रॉम माउथ। माउथ से ही शुरू होता, देखा था ना, बताया था। ढक्कन खोलकर यहाँ पे खाना थोड़ी जाएगा सीधा, यहीं से जाएगा धीरे धीरे करके। तो एलिमेंट्री कैनाल मतलब इट इज अ लॉन्ग सिलिंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर एक्सटेंडिंग फ्रॉम, शुरू हो रही है कहां से? माउथ से। किसकी तरफ बढ़ रही है? फ्रॉम माउथ टूवर्ड्स एनी पार्ट। क्या देखा था अभी हमने यहाँ पे? एनस पढ़ा था ना, एक्सटेंडिंग फ्रॉम माउथ टूवर्ड्स एनस इज कॉल्ड एलिमेंट्री कैनाल।
तो एलिमेंट्री कैनाल को किस तरह डिफाइन कर सकते हैं? इट इज अ लॉन्ग सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो शुरू हो रही है एक्सपेंडिंग फ्रॉम माउथ टुवर्ड्स एनस इज एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, लेंथ अभी बताई थी मैंने, लेंथ इज 8 to 10 मीटर्स। कितनी बताई थी अभी? 8 to 10 मीटर्स। ध्यान रखने वाली बात है, 1 मार्क क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब हम बात करते हैं इस एलिमेंट्री कैनाल के डायग्राम की। हाँ, तो अब मैं बात कर रहा था डायग्राम ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल के डायग्राम की। तो ये रहा आप लोगों के सामने एलिमेंट्री कैनाल का सिंपल डायग्राम एकदम। माउथ स्टार्टिंग ऑर्गन और उसका एंडिंग पार्ट जो उसको इसोफेगस से कनेक्ट कर रहा है उसको हम बोलते हैं फेरिंक्स। ये रहा इसोफेगस या जिसको हम बोलते हैं फूड पाइप। पाइप मतलब किसी चीज को लेकर जाने वाला, जैसे हमारे घरों में पाइप लगे रहते हैं ना पानी को लेकर जाने के लिए, एक टंकी से टैप तक, नल तक। तो वैसे ये क्या कर रहा है, माउथ से स्टमक तक फूड को लेकर जाने का काम कर रहा है। कौन? फूड पाइप, या इसको हम क्या बोल रहे हैं? इसोफेगस। फिर स्टमक, इसके पास में प्रेजेंट है क्या? लीवर। लीवर के अंदर एक डक्ट प्रेजेंट होती है, कनेक्टिंग डक्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं? बाइल डक्ट। जिसके टॉप पर प्रेजेंट होता है गॉल ब्लैडर। स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में प्रेजेंट होता है एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम क्या बोलते हैं? पेंक्रियास। जिसको क्या बोलते हैं? पेंक्रियास। स्मॉल इंटेस्टाइन, देन दिस इज लार्ज इंटेस्टाइन। यहाँ ये लार्ज इंटेस्टाइन का एंडिंग पार्ट जहाँ पे वेस्ट मटेरियल है, फीकल मैटर आगे स्टोर होता है, जिसको हम बोलते हैं रेक्टम। और जहाँ से वेस्ट मटेरियल बॉडी से बाहर यूज होता है उसको हम क्या बोलते हैं? एनस। ये साइड में निकला हुआ है लार्ज इंटेस्टाइन के कॉलोन के नीचे। ये लार्ज इंटेस्टाइन का रिसीविंग पार्ट है जिसको हम बोलते हैं कॉलोन। इस कॉलोन के नीचे एक लटकता हुआ सा ऑर्गन प्रेजेंट रहता है जिसको हम बोलते हैं वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स या रिमूवेबल अपेंडिक्स। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स या फिर रिमूवेबल अपेंडिक्स। चलो पहले इसी का काम बता देता हूँ। वर्मीफॉर्म, वर्म किससे मिलता जुलता है नाम? ये वर्म, कृमि, कीड़े मकोड़े से, यानी कि वर्म की शेप में, या इसको रिमूवेबल बोलते हैं। रिमूवेबल क्यों? क्योंकि देखा है ना, किसी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन होता है तो उसको क्या कर दिया जाता है? यहाँ से अपेंडिक्स को हटा दिया जाता है ना, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स या फिर रिमूवेबल अपेंडिक्स। ये एक तरह से है क्या? वेस्ट ऑर्गन हमारी बॉडी के अंदर। ये क्या है हमारी बॉडी में? वेस्टिजियल ऑर्गन, वेस्ट ऑर्गन। इसका हमारी बॉडी में कोई काम नहीं है। हाँ, पहले के समय में बहुत ज्यादा काम था। जब आदि मानव लोग क्या करते थे, वो पेड़ पौधे घास फूस खाते थे ना, तो उनसे जो सेल्यूलोज एब्जॉर्ब होता था, उस सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करवाने का काम करता था कौन? अपेंडिक्स। लेकिन आज के टाइम पे तो कोई पेड़ पौधे घास फूस सीधा खाता ही नहीं है। लीफ की पेड़ की पत्तियों को सीधा खाते हैं क्या? कोई नहीं खाता। तो इसीलिए इसका कोई काम नहीं है। पेन क्यों होता है? क्योंकि जब स्मॉल इंटेस्टाइन का एंडिंग पार्ट, जिसको हम इलियम बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? इलियम। जब फूड इलियम से कॉलोन में एंटर करता है, कॉलोन यानी कि रिसीविंग पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, जब इलियम से कॉलोन में एंटर कर रहा है फूड, अगर बाय मिस्टेक वो फूड इस अपेंडिक्स के अंदर आ जाए, वैसा नहीं आता, वो फिर यहाँ से आता है कॉलोन से, फिर होता हुआ कहाँ पे? रेक्टम तक। लेकिन अगर बाय मिस्टेक वो फूड एंगल ज्यादा होने के कारण अगर अपेंडिक्स के अंदर आ जाए तो यहाँ पे स्टोन बनना शुरू हो जाता है, पत्थरी बनना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से हमें पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है। फिर डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर क्या बोलता है? अपेंडिक्स का ऑपरेशन करना पड़ेगा। मेडिसिन तो देते ही हैं, लेकिन एट लास्ट उसको क्या करते हैं? वो बोलते हैं ऑपरेशन करना पड़ेगा। क्या करते हैं? इसको काट देते हैं, हटा देते हैं यहाँ से। वही क्या? वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, या जिसको हम क्या बोल सकते हो? रिमूवेबल अपेंडिक्स, जो कि है क्या हमारी बॉडी में? वेस्ट ऑर्गन। तो ये हो गया एलिमेंट्री कैनाल का डायग्राम। स्टार्टिंग माउथ, या इसको हम क्या बोलते थे? और क्या बोल सकते हैं? नाम बताया था मैंने आप लोगों को, बक्कल कैविटी या फिर ऑरल कैविटी। फिर यहां से फूड एंडिंग पार्ट की तरफ जा रहा है, जिसको हम क्या बोलते हैं? फेरिंग्स। इसोफेगस या फूड पाइप जो कनेक्ट कर रहा है इसको कहां से? स्टमक से, जहां पे आकर के फूड स्टोर होता है। यहां से फूड जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में, और जाके स्टोर होता है रेक्टम में, और लास्ट कहां से निकलता है? एनस से। इस स्टमक के साइड में अटैच रहता है एक लीवर।
इसके अंदर प्रेजेंट द बाइल डक्ट ऑफ गॉलब्लैडर, ये बाहर की तरफ झांकते हुए होते हैं, ठीक है। और पेंक्रियाज, ये क्या कर रहा है, ये दोनों के दोनों के ग्लैंड्स, हेल्पिंग ग्लैंड्स या डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। और साथ में एक वेस्ट ऑर्गन मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया जो कि है अपेंडिक्स, जो इसका काम आज के समय में कुछ भी नहीं है। हाँ, पहले जो आदि मानव लोग थे वो जो घास फूस खाते थे उनके एब्जॉर्प्शन के लिए काम में आता था, बट आज के टाइम पे क्या, अगर पेट में दर्द हो या पथरी हो तो क्या कर दिया जाता है, इस अपेंडिक्स को हटा दिया जाता है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, वर्मीफॉर्म या फिर रिमूवेबल अपेंडिक्स, जिसको और क्या बोल सकते हैं, वेस्ट ऑर्गन। तो आज की क्लास में बस इतना ही। मैंने अभी आप लोगों को क्या, जो 10th क्लास की बुक, साइंस की बुक का सेकंड चैप्टर है, उसका थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया और उसके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में थोड़ा ब्रीफ समझाया है डायग्राम के साथ में। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि अभी इस लॉकडाउन के चलते जो बोर्ड के अंदर आए, बोर्ड क्लास में एंटर हुए बच्चे हैं, उनकी स्टडीज थोड़ी थोड़ी मिस होती जा रही है। अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है पढ़ाया हुआ तो इसको जितना ज्यादा हो सके बोर्ड में आए हुए बच्चों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। अगर आपको कुछ पूछना हो, कुछ नई चीजें जाननी हो, उसके बारे में कमेंट करें और जितना ज्यादा हो सके शेयर करते रहे। और जिन्होंने अभी तक इस कोटा कैरियर पॉइंट के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।